कल जो बड़ा डिस्कस किया था प्लेइंग के बारे में, उसमें प्लेइंग की जो इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, मेन उसमें दो आपके पास रिजल्ट आए थे। देखो, प्लेइंग की इक्वेशन जनरल फॉर्म जब भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके निकालेंगे तो प्लेन का आंसर आपके पास आएगा बड़ा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इसके बाद आपने स्टडी की थी हमारे पास फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं प्लेन पे, लाइक आपके 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। 3 पॉइंट्स कभी भी प्लेन पे दे रखे हैं तो प्लेन की इक्वेशन दिस इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो इक्वेशन बनेगी वो उस प्लेन की इक्वेशन होगी जिस प्लेन पे ये 3 पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं। फिर इससे नेक्स्ट हमने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a fixed point, passing through a fixed point having position vector a1 vector, this is x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap and normal to means परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर दिया जाएगा n1 वेक्टर, दिस इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए प्लेन पे अगर आपको एक फिक्स पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है एंड साथ ही साथ प्लेन पे कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी आपको दिया हुआ वेक्टर n1, उसकी इक्वेशन प्लेन की हमारे पास क्या थी बेटा? प्लेन की इक्वेशन ऐसे फॉर्म में क्या थी हमारे पास? दिस इज वेक्टर आर माइनस a1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा था और प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास ये था। इसकी कार्टेशियन फॉर्म जब आपने बनाई थी तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या थी? कार्टेशियन फॉर्म प्लेन की हमारे पास ये थी बेटा, दिस इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसमें a b और c हमारे पास क्या थे? प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर था, जो नॉर्मल वेक्टर था, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी थे। a b एंड c ये नॉर्मल वेक्टर के dr से। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि प्लेन की इक्वेशन आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, फाइनल आंसर जो भी आपका आएगा उसमें प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट नॉर्मल के drs होते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो जनरल फॉर्म में आएगा, मतलब इक्वेशन आपकी फाइनली इस फॉर्म में निकलेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस फॉर्म में आएगी। यहाँ पे ए बी और सी ये जो नॉर्मल के dr से वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट बन के आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों ने स्टडी किया था लास्ट क्लास में थर्ड फॉर्म, जो आपके पास बेटा नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through इक्वेशन ऑफ प्लेन having perpendicular distance p from origin से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन होगा with a unit normal vector, प्लेन पे नॉर्मल जो वेक्टर आपको दिया जाएगा, अब वो नॉर्मल वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होगा n1 कैप दैट इज इक्वल टू li प्लस mj प्लस nk कैप।
इसकी वेक्टर इक्वेशन आप लोगों ने स्टडी की थी बेटा। वेक्टर इक्वेशन हमारे पास ये थी, आर डॉट एन वन कैप इज इक्वल टू पी, और इसी की कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास थी। कार्टेशियन फॉर्म जब आपने एन वन वेक्टर को ये यूज किया, यहां पर वेक्टर आर आपको पता है लोकस होता है, तो दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ये आपके पास आ गई कार्टेशियन फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ये होती है, और नॉर्मल फॉर्म को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ये आएगा। मेरा एक मैसेज सिर्फ इतना है, इन दोनों को जरा चेक कीजिए। आपको ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। आप किसी भी केस में जब भी प्लेन की इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन में कोई गिवन है पहले से, तो ध्यान रखना एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो भी हमारे पास होंगे नॉर्मल के डी आर्स होंगे। सर क्या इक्वेशन कभी इस फॉर्म में नहीं गिवन होगी? नहीं, कभी भी नहीं देगा आपको। बाई चांस दे दी तो भी आपके पास देखो डीसी आपके पास जो है डायरेक्शन कोसाइंस को हम डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइंस नहीं कह सकते, ध्यान रखना ये। तो ये अगर आपके पास कोई इस फॉर्म में भी दे रहा है तो भी आप उसको नोटिस कर सकते हैं। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं है, मान लो डायरेक्शन कोसाइंस है सपोज, तो आपको पता हो कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 मिल रहा है तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, और ये मिलने वाला नहीं है, आपको मिलेगा नहीं। अगर मिल रहा है तो ध्यान रखना कभी भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 है तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट फिर डी आर चाहिए, फिर डीसीज है, और जब डीसीज होंगे तो राइट साइड की वैल्यू क्या होगी? पी। पी मींस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इस प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आप जिस प्लेन की निकाल रहे हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस आपके पास है पी के इक्वल, तो पी आपको क्वेश्चन में ओरिजिन से डिस्टेंस ही गिवन होगा। अगर कभी भी आपने प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में यूज करनी है, इस फॉर्म को कब अप्लाई करना पड़ेगा? एक ही केस में, जब आपको क्वेश्चन में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी पी के बारे में कोई मैसेज कोई हिंट मिल रहा है। तो अगर पी के बारे में कोई मैसेज कोई हिंट नहीं मिल रहा तो ये फॉर्म कभी नहीं लगेगी, फॉर्म यही लगेगी, ध्यान रखा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस प्लेन के जो मिलेंगे आपको उसमें इक्वेशन ये वाली यूज करनी है। इसको अप्लाई सिर्फ एक ही केस में किया जाएगा जब आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी के बारे में कोई मैसेज देगा, अदरवाइज से फॉर्म कभी नहीं लगेगी। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर एग्जांपल चेक कीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को। The vector equation of plane which is at a distance of 5 units from the origin. Vector equation of plane which is at a distance of 5 units from the origin. Origin से आपका डिस्टेंस दे दिया गया 5 यूनिट एंड इट्स नॉर्मल टू दिस। आप ध्यान से देखें, ये आपके पास है प्लेन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे p की वैल्यू 5। जब p के बारे में मैसेज देगा तो इक्वेशन आपकी प्लेन की क्या होनी चाहिए? दिस इज r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। व्हाट इज n कैप? नॉर्मल वेक्टर बट लेकिन यूनिट वेक्टर भी, नॉर्मल बट यूनिट वेक्टर। और राइट साइड में क्या होगा? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ आपको, यस। आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है बट ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, और अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर ना हो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना तो हम क्या करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। आपको नॉर्मल वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। यूनिट वेक्टर इसके लॉन्ग लेंगे तो n कैप, दिस इज वेक्टर n डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स 2i प्लस 3j माइनस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो आगे बढ़ा 7। अब ये वैल्यू हमारे पास जो है n कैप की, अगर हम यहाँ रिप्लेस करते हैं तो दिस इज r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय राइट साइड, तो क्या आएगा बेटा? r डॉट
2i प्लस 3j माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 35। कौन सा ऑप्शन? ए और डी। चलो बाई चांस एरर है उसमें, कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन जहां मिल रहा है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ये फॉर्म आओ पहले इसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट फॉर्म आ रही है बेटा आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट्स, making intercepts A, B and C on the coordinate axis, on the coordinate axis। मान लिया बेटा ये आपके पास तीनों एक्सिस हमारे पास चल रही हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक प्लेन ने तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तीनों एक्सिस को कट किया। मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है उसका a, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ये b और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है मान लीजिए ये c। तो एक प्लेन आपके पास हमारे पास अब कहां से पास कर रहा है? वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। सपोज ये गया प्लेन, सर आपने तो ट्रायंगल बना दिया। यस, जितना एरिया प्लेन का रिक्वायर्ड था बनाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ध्यान रहे प्लेन आपके पास इतना एरिया उसका लिमिटेड नहीं है। प्लेन का मतलब क्या, मैंने बताया था कि एक शीट हमारे पास होती है जिसका एरिया अनलिमिटेड जा रहा है। तो अगर उसकी सरफेस, ये आपके पास प्लेन यहाँ पे अनलिमिटेड तक जा रहा है, ऐसे यहाँ पे अनलिमिटेड जा रहा है, ऐसे यहाँ पे अनलिमिटेड जा रहा है, जितनी जरूरत थी उतना एरिया दिखाया उसका भी। ठीक है, तो ये जो पेपर है जो हमारे पास तीनों एक्सिस पे ए, बी और सी इंटरसेप्ट बनाया, उस पेपर की उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से एक चीज को नोटिस कीजिए, ये वाला पॉइंट क्या होगा? जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है तो दिस पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिनोट करें तो क्या हो गए? a,0,0 एंड दिस वन पॉइंट क्या होगा? 0,b,0। सिमिलरली 0,0,c। अब प्लेन पे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। जब प्लेन पे 3 पॉइंट दे रखे हो तो वेरी फर्स्ट फॉर्म ने यही स्टडी की थी। इक्वेशन क्या थी उसकी बेटा? x minus x1, y minus y1, z minus z1. This is x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1. अब 3 पॉइंट्स अगर हम ये यूज करें, फर्स्ट पॉइंट a,0,0, अनदर पॉइंट इज 0,b,0, उससे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा 0,0,c। ये तीनों पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे यूज करें तो प्लेन की इक्वेशन बेटा दिस इज x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। नेक्स्ट आगे बेटा x2 माइनस x1, x2 मीन्स दिस माइनस दिस, 0 माइनस a, b माइनस 0, 0 माइनस 0। ऐसे x3 माइनस x1, दिस माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू, इक्वेशन है बेटा ये x माइनस a एंड माइनस a, y b एंड 0, z 0 एंड c। अब इसको एक्सपेंड करें तो बेटा x माइनस a के मल्टीपल में क्या आएगा? मान लो मैं इसको फर्स्ट रो के लाऊंगा, एक्सपेंड करता हूं, bc माइनस 0 माइनस y तो बेटा जी इक्वेशन आ गई है bc x माइनस abc प्लस ac y प्लस abz इज इक्वल टू 0 एंड bc x प्लस ac y प्लस abz इज इक्वल टू abc। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? डिवाइड बाय abc। जो राइट साइड में क्वांटिटी abc चल रही है, अगर हम इस abc से डिवाइड करें तो बेटा देखो इक्वेशन क्या बन रही है? x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इज इक्वल टू 1।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स के अपॉन में, वाई के अपॉन में, जेड के अपॉन में, तीनों अलग अलग एक्सिस के इंटरसेप्ट आ गए हैं। आप ध्यान से देखें, जो आपके पास डायग्राम था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या था ए, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, जेड एक्सिस पे क्या है। तो एक्स के अपॉन में आप देखिए ध्यान से, एक्स के अपॉन में आ रहा है ए, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई के अपॉन में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जेड के अपॉन में इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। तो कभी भी प्लेन के तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट के बारे में मैसेज आपको दे रखा है तो आप प्लेन की इक्वेशन डायरेक्टली हमारे पास से निकाल सकते हैं। अगर तीनों एक्सिस के बारे में इंटरसेप्ट अगर आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इक्वेशन है ये 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया इस प्लेन के तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालने। एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है ये, फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इवेल्युएट a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर तो ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो राइट साइड में हमारे पास होना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है 24, उसको राइट साइड लिया आपने, डिवाइड बाय 24, 24 से डिवाइड किया तो बताइए ए क्या है? ए आ गया 12, बी आ गया -8, सी आ गया 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी? फिर 12 इंटू -8 इंटू 6 कर लो मल्टीप्लाई, ये आंसर है राइट। प्लीज एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे मूव करते हैं। इससे नेक्स्ट बेटा देखिए, प्लेन की इक्वेशन एक आपके सामने ये लिखिए बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ए बी सी क्या है इसमें? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल के डीयर्स। ये प्लेन हमने एक ड्रॉ किया, मान लीजिए इस प्लेन की इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 4 राइट। ये गया प्लेन और ये था नॉर्मल, इसके डीएस 2 3 4 है। अब मैंने एक दूसरा प्लेन फिर एक इक्वेशन ली, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट प्लेन फिर लिया बेटा मैंने 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। फिर प्लेन की इक्वेशन ली 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 1। अब चेक कीजिए, सब में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम है, इसमें भी 2 3 4, इसमें भी 2 3 4, इसमें भी 2 3 4। तो ये क्या है बेसिकली? ये तो अलग अलग प्लेन्स आ रहे हैं और सब में डी सेम क्यों आ रहे हैं? ये प्लेन है आपके पास, इस पे नॉर्मल ये रहा राइट, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अब ये प्लेन दूसरा है, क्या दोनों पे नॉर्मल एक ही है? यस और नो? क्या दोनों प्लेन्स अलग अलग हैं सेम है? प्लेन तो अलग अलग है, दोनों की इक्वेशन अलग अलग होनी चाहिए, बट नॉर्मल दोनों पे सेम है, नॉर्मल दोनों पे सेम है। तो ये बेसिकली ऐसे प्लेन्स की इक्वेशन है जो पैरेलल है। ये आपके पास एक प्लेन था, चलो दूसरा प्लेन ये आ गया जी लो, क्या दोनों पे नॉर्मल एक ही चल रहा है? अगर एक प्लेन की इक्वेशन ये है तो दूसरे की ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है बेटा। तो कभी भी दो प्लेन पैरेलल होंगे तो कंफर्म उन पे नॉर्मल वेक्टर सेम ही होना है, नॉर्मल एक ही होगा। जब नॉर्मल आपके पास एक ही होगा, दो प्लेन्स अगर आपके पैरेलल हैं तो नॉर्मल तो सेम ही चलेगा ना उसमें। जब नॉर्मल सेम चलेगा तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होते हैं? नॉर्मल के डीआरस। इसलिए इसमें कोएफिशिएंट, इसमें कोएफिशिएंट, इसमें कोएफिशिएंट सेम है, इसमें नहीं है। आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, यहां भी सेम हो जाएंगे राइट। तो कभी भी दो प्लेन्स अगर आपको पैरेलल दे रखे हैं, पैरेलल प्लेन में क्या होगा? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट ऑलवेज आपके मैच करेंगे। अगर मैच नहीं करे तो प्रोपोर्शनल मिलेंगे, जैसे इसमें प्रोपोर्शनल है, इसमें प्रोपोर्शनल है, इसमें प्रोपोर्शनल है।
तो अगर आपको किसी भी एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल हो, लाइक इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें पता है कि कोई भी प्लेन अगर इसके पैरेलल होगा तो उसमें एक्स के, वाई के, जेड के इक्वेशन मैच करेंगे। इक्वेशन क्या ले सकते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग वैल्यू क्या होगी पता नहीं हमें, राइट साइड की वैल्यू चेंज होगी ना सिर्फ। तो हम पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या अज्यूम करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो अलग अलग पैरेलल प्लेन आते जाएंगे, अलग अलग पैरेलल प्लेन आते हैं। तो कभी भी आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है जैसे ये ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, तो इसके अगर मुझे पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो पैरेलल प्लेन इसके हम क्या लेंगे बेटा, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू लैम्डा। एंड लैम्डा एक मिसिंग वैल्यू आपके पास होगी। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको देगा, जो कंडीशन आपको देगा अप्लाई कीजिए और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जो लैम्डा का आंसर आएगा वो यहां पे रिप्लेस कर देना। एक सिंपल एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x minus y plus 3z is equal to 1 which passes through 1,1,7। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल होना चाहिए। तो बड़ा गिवन प्लेन आपके पास क्या है, प्लेन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। अब कोई भी प्लेन जो इसके पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा मिसिंग है बट अब जो सा प्लेन कैलकुलेट करना वो ये है। अब ये प्लेन किससे पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर इट पासिस थ्रू 1,1,7 1,1,7, देयरफॉर पॉइंट सेटिस्फाई किया यहां। कितना आ गया लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कीजिए और इक्वेशन कंप्लीट कर लो, राइट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट x1 y1 z1 and plane this is ax plus by plus cz plus d is equal to 0। नाउ बेटा जी ये आपको एक प्लेन दिया हुआ है ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and this is a point p x1 y1 z1। इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ा पी क्यू। कभी भी एक ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसमें x, y और z को इन कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करना है। ये डिस्टेंस पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है हमारा बेटा ये इस डिस्टेंस की वर्किंग कर रहे हैं हम। जब आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और प्लेन की इक्वेशन भी गिवन है, तो पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने कैसे वर्किंग करनी है, एक्स वाई और जेड को इन कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देना है। ए x1 बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आनी जरूरी है, इसलिए ये मॉड में होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस
between 2 comma minus 1 comma 3 and 3x minus 4y plus 12z plus 1 is equal to 0। बेटा जी ये आपको दिया गया प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन आपको दी गई है 3x माइनस 4y प्लस 12z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ पॉइंट P 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पी क्यू डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है कि इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमने एक्स वाई और जेड को इन कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में एंड माइनस 4 इंटू में प्लस 12 इंटू में प्लस 2 में, ओहो माइनस लिख दिया मैंने, लो जी प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट एंड इट शुड बीन क्या रिजल्ट 6 प्लस 4 10 एंड 10 एंड दिस इज 47 बाय 13। ये आ गया डिस्टेंस, नोट डाउन बेटा। लास्ट है बेटा इससे हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। अगर एक प्लेन आपको दिया हुआ प्लेन 1 एंड प्लेन 2 दोनों पैरेलल्स दिए हुए बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट कंपैरेटिव सेम हो, y का सेम हो, z का सेम हो, प्रोपोर्शनेटली सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेम बना लेना पहले। जब ये दोनों प्लेन्स में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम हो तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स d2 माइनस d1 ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस है इसलिए मॉड में। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन this is 2x minus y plus 3z plus 1 is equal to 0 and 4x minus 2y plus 6z minus 7 is equal to 0। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन तभी अप्लाई कर पाओगे जब दोनों प्लेन्स में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होंगे। 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन गिवन है 4x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स आपको दिए गए बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है। या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो सेम बनाओ या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट आएगा 4x माइनस 2y। तो ये दो प्लेन्स हैं जिसके बीच में डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दिस इज d2 माइनस d1 मॉड में डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रिजल्ट आएगा बेटा ये है d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर अंडर द रूट मॉड में माइनस 9 एंड दिस इज 16 प्लस 4 प्लस 36 तो 9 अपॉन रूट 56 राइट।
प्लेन में टॉपिक्स तो और भी हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस है वो यहाँ तक है, ठीक है। एक फैमिली ऑफ प्लेन्स का टॉपिक और आता है जो हमारे पास वैसे 12th में हम पहले कराया करते थे, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्लेन का टॉपिक आपका यहाँ तक है, ध्यान रखना। सीयूटी का ही तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहीं तक है प्लेन का टॉपिक, इस पे वर्किंग करनी है आप लोगों ने। वो तो है बेटा, जो कराया वो पहले वो सब इंक्लूडेड है, वो जितना पहले टॉपिक कराया गया वो सब हमारे पास है वो, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन कराया था, इन्वर्टिबल कराया था, बाइनरी ऑपरेशन कराया था, सब सिलेबस में है। और बेटा नेक्स्ट क्या कहा गया इसमें, देखो जरा। The vector equation of plane with intercept 3, 4 and -2 on x, y and z axis respectively। एक प्लेन के तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे दिए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट a, y पे इंटरसेप्ट b और z पे इंटरसेप्ट c हो, तो प्लेन की इक्वेशन आपको बताया गया था हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होती है, बट ये कार्टेशियन फॉर्म है, राइट। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट a, y पे b और z पे c, तो प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म ये थी। अब ध्यान से देखो, x/3, y/4 एंड z/1 कर सकते हैं इसको सॉल्व, क्या है एलसीएम? दिस इज 4x + 3y - 6z, क्या है क्वेश्चन? 4x 3y एंड दिस वन दैट इज इक्वल टू 12। कौन सा रिजल्ट आ गया? बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, क्या बोला है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है 3x - 4y + 12z इज इक्वल टू 20 इफ द नॉर्मल मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस। आगे कंडीशन दे दी कि नॉर्मल ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। देखो आप लोगों ने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन स्टडी किया था। एक लाइन का एंगल अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, एंड उनकी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इसको एल, इसको एम, इसको एन से दिखाते थे आप। अल्फा बीटा गामा तीनों जो आपके पास एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू 0 से लेके 180 के बिटवीन कुछ भी हो सकती है, एक्यूट भी ऑब्ट्यूज भी। अगर अल्फा एंगल मान लो कि आपके पास एक्यूट है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? अल्फा एक्यूट है, 90 से कम है, पॉजिटिव। और अगर अल्फा एंगल 90 से 180 के बिटवीन है तो नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी कॉस अल्फा की ऑब्ट्यूज के केस में, राइट, जो सा एंगल जिस एक्सिस से ऑब्ट्यूज होगा वहां पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब क्या कहा गया? इफ द नॉर्मल मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल किसके साथ, यानी कि अल्फा एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री से ज्यादा है, तो मतलब कॉस की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन में कहा गया कि नॉर्मल डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं नॉर्मल की। बेटा ये आपके प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के क्वेश्चन क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के क्वेश्चन प्लेन में क्या होते हैं? नॉर्मल के डी आर्स, नॉर्मल के, तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डी आर्स अगर हम लेंगे तो क्या आ रहे हैं? 3 - 4 और अगर हम डी6 कैलकुलेट करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस के अंडर रूट से डिवाइड, ये डी6 आ गए। बट ध्यान से देखें, ये कॉस अल्फा की वैल्यू है, ये कॉस बीटा की है, ये कॉस गामा की है। क्वेश्चन में मैसेज क्या दिया था कि अल्फा एंगल ऑब्ट्यूज है। आपको बताया गया था कि जब डिवाइड करेंगे 13 से, रेशियो है यार, रेशियो को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रेशियो सेम रहती है। तो यहां पे अगर मैं आपको वैल्यू ये नहीं लेनी, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव आ रही है,
जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आनी जरूरी है क्योंकि अल्फा एंगल ऑब्ट्यूज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, -3/13, 4/13, ऑब्ट्यूज एंगल है अगर विद एक्स एक्सिस तो ये आपके डिसीज होंगे, एक्यूट क्या था विद एक्स एक्सिस तो फिर ये होता रिजल्ट। अभी क्या कहा है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा आंसर, बी पार्ट, बी ऑप्शन। ओके चले से आगे, इधर आ जाओ। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द प्लेन टू बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। बेटा ये आपको दिया गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस प्लेन में नॉर्मल के डी आर्स क्या हैं, डी आर्स ऑफ नॉर्मल ए रेशियो बी रेशियो सी। अब कह रहा है ये प्लेन परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, किस पे, चलो आओ ये गया बेटा तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्रेजेंटेशन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, राइट। क्वेश्चन में कहा गया कि जो आपका प्लेन है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये वाला पेपर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये जो आपका पेपर है इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे। अब ये आपका था एक्स वाई प्लेन, दिस वन, इस पे मैं कोई भी प्लेन अगर ऐसे खड़ा कर दूंगा तो वो प्लेन वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, सॉरी जेड एक्सिस के साथ क्या होगा। ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखना, ये गया प्लेन, है ये प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है या नहीं। तो क्वेश्चन में कहा है कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन आपको दिया हुआ क्वेश्चन में वो ये है, ये प्लेन किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये बताओ जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 0 0 1। एक्स एक्सिस के क्या होते हैं 1 0 0, वाई के क्या होते हैं, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 0 0 1, ये इसके डीआर्स हैं, राइट। ये प्लेन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, नॉर्मल के डीआर्स, किसके, प्लेन बनाया हमने, प्लेन पे नॉर्मल बनाओ, लो जी ये गया नॉर्मल, होगा या नहीं, क्या इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसके डीआर्स क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट। इस नॉर्मल में और इस जेड एक्सिस में क्या रिलेशन बन रहा है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो उनके डीआर्स का डॉट क्या होता है, तो बेटा इसके डीआर्स हैं एबीसी, इसके डीआर्स क्या हैं, तो एबीसी का डॉट 0 रेशियो 0 रेशियो 1 के साथ क्या होगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इट मस्ट बी 0। तो सी क्या आ गया, कौन सी कंडीशन, ओके। तो यार कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, अब देख लो आप।